हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी 360 डिग्री पावर प्रेप। तो देखो, हमने जो अभी हमारे शुरू की है वो सीरीज है पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है कि 2025 प्रीलिम्स जो है उसको जीएस हमारा बहुत अच्छे से हो जाए और क्या क्या रिलेवेंट है। देखो, मैं सिर्फ वही टॉपिक करवा रहा हूँ और मैं सिर्फ टॉपिक नहीं करवा रहा हूँ। मैं आपको ये टॉपिक करवाने का मतलब ये है कि आप इस टॉपिक को देख रहे हो, उसका मतलब आपको ये समझना है कि ये टॉपिक है मोस्ट रिलेवेंट है फॉर प्रीलिम्स। तो उस टॉपिक को आपको करना है। मतलब एक तरह से जो सिलेबस में दिया है उसको मैं ब्रॉड करके आपके सामने ला रहा हूँ, ताकि आप जब पढ़ो ना भी तो उन्हीं टॉपिक को ज़्यादा फोकस करके पढ़ो, ताकि आपको ये हेल्पफुल रहे। ताकि मैं आपको बताता भी चल रहा हूँ और आप वापस पढ़ो भी। सिर्फ ये नहीं है कि मैं पूरा एक पॉलिटी आपको सिर्फ पूरा पॉलिटी कराता जा रहा हूँ, आप उसमें से क्या पढ़ना है आप भी पढ़ते जा रहे हो और कोई मतलब नहीं निकल रहा है। तो देखो, मैं उसी हिसाब से जो ज़रूरी है उसी को करवा रहा हूँ। और देखो, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। मैं ऑलरेडी कई मेंटरशिप करवा रहा हूँ, कोई इंस्टीट्यूट में मेंटरशिप करवा रहा हूँ बच्चों को। वहाँ ऑफलाइन करवाने के बावजूद भी मैं टाइम निकाल के आपके लिए आंसर राइटिंग का भी प्रोग्राम लेके आया। जो बच्चे लिख रहे हैं उनको मैं इवेल्यूट करके भी दे रहा हूँ। ठीक है, जबकि टाइम नहीं मिलता, उसके अलावा भी मैं सोचता हूँ कि किसी का भी अपने साथ जो जुड़ा रहे ना उसका हमेशा हो जाए, उसका कभी रुके ना, इसके पर्पज़ से। तो आप, मैं जो करवा रहा हूँ उस पर ट्रस्ट रखिए और करते रहिए। मैं आपको बेस्ट दूंगा। ठीक है, और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और जितने लोगों को अपने जो जान पहचान है उन तक पहुँचाइए ताकि उनको भी ये फ़ायदा मिले, ताकि एक अप्रोच मिले। हमारा पर्पज़ है कि एक अप्रोच को डेवलप करना है, सिर्फ पढ़ाना नहीं है। इसीलिए मैं जो टॉपिक लेके आता हूँ उसके साथ साथ आपको अप्रोच बताता हूँ कि आपको ये टॉपिक पढ़ना है बस। यूँ तो आज हमारा जो ये पॉलिटिक्स में जो टॉपिक है वो है सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, यहाँ से एज प्रीलिम्स और स्टेट पीसीएस के लिए भी क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। और पूछने का तरीका क्या होता है? पूछने का तरीका जैसे ये फीचर जो दिया, दो चार आपको फीचर दिए गए, ठीक है, और फिर या तो सामने दिए गए कि ये कहाँ से लिया गया है या कहाँ से लिया गया है, ये तो ये हो गया। या फिर ऐसा कोई स्टेटमेंट दे दिया, उसके अंदर फीचर दे दिया, ठीक है, फिर वो फीचर यह दे दिया कि भाई कहाँ से लिया गया है, या फिर कोई स्टेट दे दिया, स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है, फिर पूछा गया कि ये किसका फीचर है। ऐसे करके तीन टाइप सवाल, इस टाइप से सवाल बन सकते हैं। या फिर किसी सवाल के अंदर इंक्लूड हो गया डायरेक्ट इनडायरेक्टली। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है कुल मिला के टॉपिक। ठीक है, तो देखो, इंडियन सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ये है कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, तो मतलब देखो, लेने का मतलब ये नहीं कि हमने खरीद के लेके आए चीज़ें कि भाई हमें दे दो हमें दे दो, ऐसा नहीं है। हमने क्या किया, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो थे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी वगैरह जो अम्बेडकर साहब के नेतृत्व में बनी थी, उनका कमेटी का क्या पर्पज़ था, वो ये एवोल्यूट करते थे। तभी तो भाई लगे ना कि भाई मान लो 2 साल 11 महीने इतने दिन लगे। तो वो उनका पर्पज़ ये था कि भाई जितने भी आज जो प्रेजेंट वर्ल्ड में जो कॉन्स्टिट्यूशन में उनमें बेस्ट चीज़ें क्या है, उन्होंने बेस्ट चीज़ें देखी कि भाई देखो, फिनलैंड में अलग चीज़ें, वेलफेयर स्टेट का कई कॉन्सेप्ट है, कई सिटीजनशिप का, कई फंडामेंटल राइट का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो उनको पढ़ा, उनको पढ़ने के बाद अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उनको इवॉल्व किया। तो कहने का मतलब है कि ऐसा है कि भाई उनको समझा और फिर हमारे अंदर लिया, तो हमने भी एक्सेप्ट किया उस चीज़ को। ये है, तो समझ रहे हो, ये बात है। दूसरा तो चलो अब देखते हैं सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले तो हमारा जो बेस था ना, वो बेस क्या था वो जानने की जरूरत है। हमारा जो बेस था वो था इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 था ना, वो हमारा मोस्टली बेस्ड था। कौन सा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। ये हमारा ये पेन नहीं चल रहा है एक्चुअली, ठीक है, चल गया। तो जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था ना, ये हमारा मेन सोर्स था। तो इससे हमें मेन सोर्स क्या है, मतलब ये आधार था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए, ये आधार था, ये बेस था। तो बेस क्यों था? क्योंकि जब ये 1935 एक्ट आया था उसके अंदर ऑलरेडी जैसे रिजर्व बैंक हो गई, यूनियन कमीशन हो गया, ठीक है, बहुत जो से पार्लियामेंट्री सिस्टम जो अडॉप्ट किया था, काफ़ी सारी चीज़ें थी, जुडिशरी वगैरह, वो सब इसके अंदर ऑलरेडी तो थी। तो हमने वो क्या किया, हम उसी चीज़ को, तो कन्फ्यूजन कहाँ होता है? कन्फ्यूजन होता है ये इमरजेंसी वाला प्रोविज़न एक तो, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल पूछेगा तो बता देगा कि भाई ये इस एक्ट से लिया होगा, पब्लिक सर्विस कमीशन बता देगा बच्चा कि इससे होगा। एक थोड़ा होता है कि जुडिशरी, कोई बसता है कि यूएसए से लिया गया, नहीं, जुडिशरी का जो कॉन्सेप्ट था वो तो हमारे अंदर ऑलरेडी था। और इमरजेंसी का जो कॉन्सेप्ट, जर्मनी मत समझा, जर्मनी में तो इमरजेंसी के टाइम में क्या होता है, फंडामेंटल राइट जो होते हैं उनका सस्पेंशन होता है, ये होता है।
ऑफिस ऑफ गवर्नर को कनाडा समझ लेते हैं, जबकि कनाडा में अपॉइंटमेंट के बारे में बताया। तो हालांकि इसको फिर भी नहीं, तो मोस्ट जुडिशरी और इमरजेंसी प्रोविजन है ना, वो भी 1935 एक्ट से लिया गया था, ठीक है। और फेडरल जो स्कीम थी ना, वो कनाडा का जो था वो उसका स्ट्रक्चर था, लेकिन जो फेडरल स्कीम जो थी वो हमारे इस एक्ट में ऑलरेडी थी। तो फेडरल स्कीम किस में थी, 1935 एक्ट हो गया। ऑफिस ऑफ गवर्नर, ऑफिस जो था ना गवर्नर का, मतलब पोस्ट जो गवर्नर की थी वो ऑलरेडी थी 1935 एक्ट में। जुडिशरी जो थी वो भी 35 में थी, और इमरजेंसी प्रोविजन था वो भी 35 में था, पब्लिक सर्विस कमीशन और एडमिनिस्ट्रेटिव। तो आप क्या याद रखना है कि जो इमरजेंसी प्रोविजन हो गया, ठीक है, और दूसरा फेडरल स्कीम होगी, फेडरल स्कीम, और ऑफिस ऑफ गवर्नर और जुडिशरी, ये किस में था, 1935 एक्ट के अंदर, ठीक है। अब दूसरा देखो, अब आता है कि पहले से तो शुरू करते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या ले गए, कंकरेंट लिस्ट। जैसे हम देखते हैं 7th शेड्यूल जो है ना अपना, 7th शेड्यूल के अंदर 3 टाइप की जो होती है वो होते हैं शेड्यूल होते हैं। एक तो होता है सेंट्रल यूनियन लिस्ट, एक होता है स्टेट लिस्ट, एक होता है कंकरेंट लिस्ट। तो जो ये स्टेट पे स्टेट वाला लॉ बढ़ाएगा, सेंट्रल वाला यूनियन पे यूनियन वाला बढ़ाएगा। कंकरेंट लिस्ट पे होता है जो दोनों बढ़ाते हैं लॉ, जो ये दोनों स्टेट और जो यूनियन बनाता है लॉ, ये होता है कंकरेंट लिस्ट। ये कहाँ से ले गया, ये ले गया ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। दूसरा जैसे आर्टिकल ये अपन देखते हैं 300 आर्टिकल 300 जो है ना, ये किसके बारे में, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। ये ध्यान रखना है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। ये जो आर्टिकल है वो कहाँ से लिया है, इसका जो प्रोविजन ये है, जो ये ऑस्ट्रेलिया के हमने देखा कि भाई ऑस्ट्रेलिया में चाहता है वहाँ से अडॉप्ट किया गया। फिर जैसे आर्टिकल 108 होता है ना, आर्टिकल 108, उसके अंदर जो प्रोविजन है कि प्रेसिडेंट जो होता है वो ज्वाइंट जो सीटिंग होती है उसको मतलब बुलाता है। अगर मतलब कभी जैसे डेडलॉक हो जाता है दोनों बिल में, अभी ये मैं पढ़ाऊंगा आगे कि डेडलॉक ज्वाइंट सीटिंग में क्या क्या होता है, वो देखो वो सिर्फ ये पार्लियामेंट के लिए होता है, स्टेट के लिए नहीं होता, क्योंकि स्टेट में तो जो असेंबली होती है वही सबसे पावरफुल होती है, इसीलिए तो उसके लिए ज़रूरत नहीं थी। तो बाकी जो ऑर्डिनरी बिल वगैरह जो होते हैं वो कुछ चीज़ों के लिए एक्सेप्शन है, जैसे मनी बिल हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो गया, वहाँ ये ज्वाइंट सीटिंग नहीं होती है जैसे। लेकिन जैसे जो ज्वाइंट सीटिंग होती है 190 वो का भी वो जो प्रोविजन है ना, वो भी कहाँ से ले गया, ऑस्ट्रेलिया से। तो अब देखना क्या, कंकरेंट लिस्ट कहाँ से ले गया, ऑस्ट्रेलिया से। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड जो इंटरकोर्स है वो कहाँ से ले गया, वो ले गया ऑस्ट्रेलिया से। ज्वाइंट सीटिंग जो है ना वो कहाँ से ले गया, ऑस्ट्रेलिया से। फिर से एक बार, कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया से, ज्वाइंट सीटिंग ऑफ 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट कहाँ से लिए गए, ऑस्ट्रेलिया से। अब आते हैं कनाडा। कनाडा में अब देखो, कनाडा और जो 35 जो एक्ट है ना 1935, ये जो 1935 वाला एक्ट है ना, इसमें सिमिलरिटी मैं बताऊंगा वापस आपको एक बार, ठीक है। देखो इसमें पूछा है अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय सेंटर, कि सेंटर अपॉइंट करेगा स्टेट गवर्नर को, ये तो लिया गया है कनाडा से। लेकिन जो ऑफिस ऑफ गवर्नर है ना वो लिया गया 1935 एक्ट से अडॉप्ट किया गया है, जबकि अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स कनाडा से, और ऑफिस ऑफ गवर्नर का कहाँ से है, वो ऑलरेडी था 1935 एक्ट में। दूसरा है रेजिडरी पावर। रेजिडरी पावर क्या है, रेजिडरी पावर जैसे हमने पढ़ा 7th शेड्यूल के अंदर स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। जो रेजिडरी पावर है ना, रेजिडरी पावर वो का मतलब होता है जो किसी लिस्ट में ना होता हो, जो साइड में हो, जो या फिर टाइम के साथ नई नई कुछ चीज़ें आ जाती है उसको अमेंड करना, उसके लिए रूल बनाना, किसके अंदर आता है, वो रेजिडरी पावर का आता है। और ये किसके अंदर है, सेंटर। सेंटर मतलब पार्लियामेंट इस पर लॉ बनाएगी। जैसे प्रेजेंट में मान लो क्रिप्टो करेंसी आ गया, कोई जैसे डिजिटल करेंसी से हो गया, इशू हो गया, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई हो गया, जो हमारा उस समय तो नहीं था क्योंकि डिजिटलाइजेशन था ही नहीं उस समय। तो उससे अब जो नए नए ऐसे इशू आ रहे हैं वो रेजिडरी है, उस पर लॉ कौन बनाएगा, उस पर लॉ बनाएगा पार्लियामेंट यानी संसद बनाएगी। तो इसे कहते हैं रेजिडरी। जो भी रेजिडरी ऐसी चीज़ है वो आता है सेंटर के पास, ठीक है। और अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर कनाडा, और ऑफिस ऑफ गवर्नर 1935। दूसरा है फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। देखो फेडरल स्कीम तो किसी 35 में थी, 1935 में फेडरल स्कीम तो थी, लेकिन जो फेडरेशन जो था ना इंडिया का, उसके साथ सेंटर स्ट्रॉन्ग है। क्यों, जैसे इमरजेंसी प्रोविजन हो गया, फाइनेंशियल वगैरह इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, उसके टाइम में इंडिया सेंटर कैसे स्ट्रॉन्ग हो जाता है। यूनिटरी जैसे एक ही जैसे हमारे कंटिन्यू जैसे वो चलती है, एक ही लॉबी जुडिशरी का हो गया, ये भी एक फीचर है सेंटर का। तो ये मान लो कि फेडरेशन में सेंटर स्ट्रॉन्ग है। तो ये सेंटर स्ट्रॉन्ग वाला जो पोर्शन आता है, अगर आपको कहीं लगे जहाँ सेंटर स्ट्रॉन्ग वाला बात कर रहा है तो वो कनाडा से होगा। तो फेडरेशन हो गया, वेस्टिंग पावर हो गया, अपॉइंटमेंट हो गया। एडवाइजरी मतलब 143 के अंदर जो
जिसमें जो एजी होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, वो राष्ट्रपति के थ्रू सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उनके पास जाता है कि भाई किसी चीज़ से रिलेटेड जो पोस्ट ट्रीटी या फिर कोई भी मामला हो प्रेजेंट का, उसके मामले में कोई जुडिशियल थोड़ी जानकारी लेनी है कि भाई ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, कोई मतलब एडवाइस लेनी है राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति क्या करता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है वही हमेशा गवर्नमेंट को प्रेजेंट करता है कोर्ट्स में, तो उनको भेजता है कि भाई आप एडवाइजरी लेके आओ। तो वो एडवाइजरी लेने जाते हैं 143 में, ठीक है। तो ये एडवाइजरी वाला भी है ना, ये भी किसमें, कनाडा से। एडवाइजरी कनाडा हो गया, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर कनाडा हो गया, वेस्टिंग रेजिडरी पावर ऑफ सेंटर ये हो गया, कनाडा हो गया, ठीक है। दूसरा अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय सेंटर कहाँ से, कनाडा से, जबकि ऑफिस ऑफ गवर्नर 1930 में। अब आता है आयरलैंड बड़ा है। आयरलैंड में डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी मतलब वेलफेयर स्टेट के बारे में, जो हमने आर्टिकल पढ़ते हैं डीपीएसपी में, ठीक है, 36 से लेके 50 तक, ठीक है, 36 से लेके हम जो 51 तक आर्टिकल जो पढ़ रहे हैं ना, ये के जो डीपीएसपी के, इसमें मान लो कि सेपरेशन पावर भी है 50 के अंदर, ठीक है। जैसे ये मान लो कि यूनियन से क्या बोलते हैं, यूजीसी है, यूनियन सिविल कोड हो गया, ये हो गया 44 में। और दूसरे जैसे ग्राम उद्योग वगैरह हो गया, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायती राज हो गया 45 एक्ट, ठीक है। 39 में वेलफेयर स्टेट की बात कर रहा है। ये जितने भी जो है ना डीपीएसपी, ये कहाँ से लिए गए, ये हमने अडॉप्ट किया था आयरलैंड को देख के, हमने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इसको इवॉल्व किया। दूसरा है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर। जैसे प्रेसिडेंट जो होता है ना, वो क्या करता है, जैसे 12 मेंबर राज्यसभा के अंदर, अभी जैसे एंग्लो इंडियन 2 करता था लोकसभा में, उनको तो हटा दिया है, अब उनको तो लोकसभा में तो नहीं करता है। लेकिन जो 12 मेंबर होते हैं, जो ये 12 मेंबर होते हैं ना, ये राज्यसभा में, उनको क्या है, उनको जो अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, क्यों, कला जैसे स्पोर्ट्स वगैरह किसी से रिलेटेड स्पेशलिटी के रिलेटेड, वो जो नॉमिनेशन है ना, वो भी कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से। दूसरा मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जैसे भाई वोट ऑफ एमएलए का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, 50+1, ये जो मेथड जो है ना कि भाई क्या और जीतेगा, जैसे मान लो कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो सिस्टम है ना, उसमें भाई 4 कैंडिडेट, मैं समझाऊंगा आगे आपको, 4 कैंडिडेट खड़े हैं, तो मान लो किसी ने सेकंड प्रायोरिटी, सबको भरना पड़ेगा, पहले प्रायोरिटी 1, दूसरी प्रायोरिटी, तीसरी प्रायोरिटी, चौथी प्रायोरिटी। अगर पहला मान लो उसकी प्रायोरिटी में हार जाता है वो, तो उसका जो सेकंड प्रायोरिटी थी उसको उसका वोट लग जाएगा, वो भी हार जाता है तो उसकी थर्ड प्रायोरिटी कौन थी, उसको वोट लग जाएगा, ऐसे होता है। तो ये जो मेथड जो था ना प्रेसिडेंट के इलेक्शन का, ये भी कहाँ से लिया गया, ये लिया गया आयरलैंड से। तो आयरलैंड से क्या लिया गया, आयरलैंड से डीपीएसपी लिया गया। नॉमिनेशन इन राज्यसभा के अंदर जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है वो भी लिया गया आयरलैंड से। और मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन का मेथड जो है ना प्रेसिडेंट का, वो भी क्या लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जापान का, ये इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। कहाँ से कंफ्यूज होते हैं, यूएसए और यूके से लेकर, यूके और यूएसए को रिलेट करते हैं ना, तब ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे। क्यों, कि जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो है ना, ये क्या कहता है, देखो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो है ना, हम क्या पढ़ते हैं कि लॉ, ये तो एक होता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये सब हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं इसमें हम कहीं ना कहीं खो जाते हैं। तो जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय, जो लॉ से जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड हुआ है ना, उसके अकॉर्डिंग काम होगा देश में। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कहाँ से लिया गया, ये जापान से लिया गया। ये आपको रटना है एकदम। जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश, इसको बार बार बहुत बार पूछा भी है, तो ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय जो लॉ है ना, ये कहाँ से लिया गया, ये अडॉप्ट किया गया जापान से। दूसरा आते हैं हम आते हैं यूएसआर, सोवियत यूनियन के बारे में। उस समय देखो, उस समय रसिया नहीं था, उस समय यूएसआर था। क्योंकि रसिया तो कब बना है, रसिया बना है जब ये 1991 के अंदर बना है, ठीक है, 1991 के। आज थोड़ी पेन नहीं चल रही यार, 1991 के अंदर बना है ये, रसिया बना, क्योंकि इसका डिस्ट्रक्शन हो गया था। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी दोस्तों बताओ कि कब एडॉप्ट की गई थी। चलो मैं बता देता हूँ। 42 जो अमेंडमेंट हुआ था ना 1956 में, उसके अंदर ये फंडामेंटल ड्यूटी 15A से शुरू करके लागू, और एक 87 जो ये हुआ था अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, उसके अंदर भी अडॉप्ट की गई थी लास्ट की, जो एजुकेशन रिलेटेड। तो जो फंडामेंटल ड्यूटी जो थी, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट्स थी, तो उस समय एमरजेंसी के प्रोविजन में, उस एमरजेंसी के टाइम में, तो फंडामेंटल ड्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कहाँ से, वो यूएसएसआर से जो फंडामेंटल ड्यूटी होगी, ठीक है। फिर डील ऑफ जस्टिस,
सोशल एंड इकोनॉमिक, ये जो प्रीएम्बल में हम देखते हैं ना, सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस हो गया, जैसे डीपीएसपी में भी देखते हैं, प्रीएम्बल में भी देखते हैं। जो मोस्टली प्रीएम्बल में हम देखते हैं ना पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस के बारे में, ये कहाँ से, ये भी सोवियत यूनियन से। कहाँ से लिया गया, सोवियत यूनियन से। तो पॉलिटिकल देखो, सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस जो है ना इन प्रीएम्बल के अंदर, वो भी हमने कहाँ से अडॉप्ट किया, वो सोवियत यूनियन से किया है। और देखो जापान से प्रोसीजर ऑफ इस्टेब्लिश बाय लॉ। अब आते देखो यूके और यूएसए दो मेन रह गए। इसको तो अगर कोई पार्लियामेंट सिस्टम के बारे में पूछे तो आप समझ लेना कि यूके से, ठीक है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट यूके से होगा। ये देखो, ये एक ध्यान रखना, इसको बाद में देखता हूँ। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर आता है, मतलब जैसे असेंबली वगैरह हो गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गया, ये भी यूके से लिया गया है। इनको ज़्यादा देखो यूपीएससी भी समझता है और एग्जाम वाला एग्जामिनर समझता है कि इनको तो पता ही होगा बच्चों को, हालांकि अपना को याद रख के जाना है, ठीक है। और एक ये, इसको भी लास्ट में पढ़ेंगे, कैबिनेट सिस्टम, पार्लियामेंट्री, लेजिस्लेटिव, ठीक है। तो कैबिनेट सिस्टम हो गया, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो गया, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर हो गया, ठीक है। दूसरा पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हो गया, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज हो गया। दूसरा बाइकैमेरलिज्म, ये जो जितने भी है ना, बाइकैमेरलिज्म हो गया। बाइकैमेरलिज्म मतलब समझ रहे हो, बाइकैमेरलिज्म मतलब क्या है, दोनों, मतलब जैसे राज्यसभा और लोकसभा, ये हो गया। ये जो बाइकैमेरलिज्म, राज्यसभा और लोकसभा, ये भी कहाँ का है, जैसे आप ये अपर हाउस वगैरह वगैरह जो है ना, ये यूके के अंदर, तो लोअर हाउस अपर हाउस, ये का ये कॉन्सेप्ट इंडिया के अंदर भी अडॉप्ट हुआ था। जैसे पार्लियामेंट्री जो प्रिविलेजेस है, 105 आर्टिकल 105 और 195 समथिंग, ये असेंबली के लिए जो विधायकों और एमपीज को मिलता है, ये जो प्रिविलेज जो है ना वो भी यूके से अडॉप्ट किया गया। और कैबिनेट सिस्टम और लेजिस्लेटिव जो प्रोसीजर है, जो बिल कैसे पास वगैरह होगा, वो हो गया। पार्लियामेंट्री टाइप गवर्नमेंट है, जैसे एमपी को सिलेक्ट करते हैं वगैरह, ठीक है, हम इलेक्ट करते हैं, ये जो पूरा यूके से लिया है। अब एक रूल ऑफ लॉ, एक है सिंगल सिटीजनशिप। बच्चे इसमें यूएस से लगा लेते हैं, लेकिन जबकि यूएसए के अंदर क्या है, डबल सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप नहीं है। तो सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो हमने यूके से लिया है। मतलब भाई आप कहीं से भी हो, लेकिन सिटीजनशिप आपकी एक ही होगी, इंडिया की। आप भले मान लो कि आप बंगाल से हो, आंध्रा से हो, तमिलनाडु से हो, यूपी से हो, बिहार से हो, कहीं से भी हो, लेकिन आप क्या होंगे, आप एक इंडियन है, तो सिंगल सिटीजनशिप होगी। एक है प्रोरोगेटिव रीट्स, ये जो रीट्स वगैरह जो लगाई जाती है, ये कहाँ से कॉन्सेप्ट है, ये यूके का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से, यूके से कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यूएस समझ लेना। जो रीट्स हो गया, ठीक है, प्रोरोगेटिव रीट्स हो गया, सिंगल सिटीजनशिप हो गया, रूल ऑफ लॉ हो गया। रूल ऑफ लॉ, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ नहीं, वो जापान से, रूल ऑफ लॉ, ठीक है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है वो क्या है, वो यूएसए से। जो रूल ऑफ लॉ है आर्टिकल 14 में, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप और प्रोरोगेटिव रीट्स, ये भी कहाँ से, ये यूके से। अब आते हैं यूएसए के अंदर। देखो यूएसए क्या है, यूएसए से फंडामेंटल राइट्स हो गया अपने। फंडामेंटल राइट जो है वो कहाँ से हमने देखा भाई, यूएसए जो है डेमोक्रेटिक वैल्यू पे बहुत अच्छा चलता, तो वहाँ फंडामेंटल राइट भी अच्छे प्रोटेक्ट होंगे, तो हमने भी अडॉप्ट कर लिया फंडामेंटल राइट। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, देखो जुडिशरी कहाँ से है, 1935 से, ठीक है। एडवाइजरी वो अलग है, एडवाइजरी हम ऐसे मत मान, एडवाइजरी कनाडा से, ठीक है। जबकि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है वो कहाँ से, वो यूएसए, क्योंकि यूएसए के अंदर जो जुडिशियल है वो सिस्टम, वो इंडिपेंडेंस काम करता है। और जुडिशियल रिव्यू, कोई बिल आया तो उसका जुडिशियल रिव्यू करना कि भाई ये पब्लिक फंडामेंटल राइट का कोई वायलेशन तो नहीं करता, ऐसे ऐसे करके किसी चीज़ का वायलेशन देखना, ये से कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। ये ऑफिशियली तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलता है, लेकिन ये हमने अडॉप्ट किया, इसका कॉन्सेप्ट मानते हैं। तो ये जो है जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस और जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, ये भी है यूएसए से। फंडामेंटल राइट यूएसए से। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट जो है ना, ये कहाँ से लिया गया, इम्पीचमेंट जो है वो कहाँ से, वो है यूएसए से, कि यूएसए के अंदर प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट कैसे होती है। तो इम्पीचमेंट जो है ना वो भी है कहाँ से, वो ली गई यूएसए से। दूसरा है रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जज। देखो जज जो है ना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, उनका जो रिमूव कैसे करते हैं, उनको हटाएंगे कैसे, वो भी प्रोसीजर कहाँ से ली गई। मतलब आप मानते हो यहाँ से सब तगड़ी तगड़ी चीज़ें ली गई कि भाई आसानी से ना हटाई जाए, फेडरल स्ट्रक्चर और रिपब्लिक हमारा बना रहे। तो प्रेसिडेंट को हटाने की जो है वो भी जो प्रोसीजर है वो थोड़ी हार्ड होगी, तो उसको भी हम लिया गया यूएसए से।
सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज को हटाने की जो है वो भी थोड़ा हार्ड होगा, तो वो भी यूएसए से। फंडामेंटल राइट मतलब स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन देंगे पब्लिक को, तो वो भी यूएसए से लिया गया। जुडिशियल सिस्टम इंडिपेंडेंस होगा तो भी तो वो प्रोटेक्ट कर पाएगा, तो वो भी यूएसए से लिया गया, ठीक है। दूसरा जुडिशियल रिव्यू है, वही तो प्रोटेक्ट कर पाएगा, तो वो भी यूएसए से, ठीक है। और जो पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट जो है ना, वो भी यूएसए से लेंगे। लेकिन पता है एक फ़र्क है, मैं आपको बता दूं कि इंडियन प्रेसिडेंट जो होता है ना, अगर मान लो कि प्रेसिडेंट अगर उसकी डेथ हो जाती है या फिर वो वर्किंग में नहीं होता, तो वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट काम करता है भारत के अंदर, ठीक है, इंडिया के अंदर। तो क्या होगा, लेकिन री इलेक्शन कराने पड़ेंगे जल्दी से जल्दी, विद इन 6 मंथ वगैरह री इलेक्शन करेंगे, नया प्रेसिडेंट आएगा तो वो वापस वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए के अंदर क्या है कि अगर कोई प्रेसिडेंट की डेथ हो गई मान लो, तो वाइस प्रेसिडेंट है वो क्या होगा, वो प्रेसिडेंट की पोस्ट पे बैठेगा और वो फिर जितना भी लास्ट का टाइम बचा है उसके लिए वही प्रेसिडेंट रहेगा। वो मतलब अल्टीमेटली प्रेसिडेंट बन जाता है यूएसए के अंदर, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। लेकिन ये पोस्ट कहाँ से लेगी, ये लेगी यूएसए से, ठीक है। दूसरा है जर्मनी से क्या ले गया था उस समय, जो हिटलर का चलता था, हिटलर हो गया था उसी का, फिर वो नए नए नेशन के दौर में आया, तो जर्मनी का जो वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन था ना, वहाँ से क्या ले गया। देखो जैसा हिटलर होगा वहाँ का वैसे ही रूल्स होंगे। तो हमने कहा कि जब इमरजेंसी होती है ना, तो भाई लोग इमरजेंसी के टाइम अपने अधिकार मांगने लग जाए। एक तरफ तो हम देश जो है बाहरी ताकतों से लड़ रहा है, कई वार चल रहा है, और अंदर लड़ झगड़ रहे हैं, वहाँ को संभालना। तो उसने कहा कि जो आपके फंडामेंटल राइट है ना, आपकी दावा ठोकना वगैरह नहीं कर सकते जब वार में होगा या इंडिया कहीं और प्रॉब्लम में आता है। तो जो इमरजेंसी के टाइम में जो फंडामेंटल राइट है ना, उनका सस्पेंशन हो जाएगा, मतलब वो हट जाएंगे, थोड़ी स्टॉप हो जाएंगे, कह सकते हैं ये सिंपल है। तो ये कहाँ से लिए गए, इमरजेंसी के टाइम में फंडामेंटल राइट का जो सस्पेंशन है वो लिए गए जर्मनी कॉन्सेप्ट से, जर्मनी से, ठीक है। दूसरा अब आते साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका से क्या गया, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये देखो जैसे आर्टिकल 368 ये जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने का जो प्रोविज़न है वो कहाँ से लिया गया, साउथ अफ्रीका से। प्रोसीजर जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं हम, वो कहाँ से लिया गया, साउथ अफ्रीका से। दूसरा इलेक्शन, राज्यसभा में नॉमिनेशन और इलेक्शन, आप देखना मैंने अलग अलग पढ़ा दिया है, ठीक है। तो इलेक्शन जो है वो कहाँ से लिया गया, राज्यसभा से लिया गया। साउथ अफ्रीका मतलब ये राज्यसभा में जो इलेक्शन है वो कहाँ से लिया गया, वो साउथ अफ्रीका से लिया गया। और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के जो प्रोसीजर है वो भी कहाँ से ली गई, साउथ अफ्रीका से। तो प्रोसीजर अमेंड करने की और राज्यसभा से इलेक्शन, जो राज्यसभा मेंबर के इलेक्शन, राज्यसभा मेंबर के और अमेंड करने के जो प्रोसीजर है कॉन्स्टिट्यूशन, वो दोनों अफ्रीका से ले गए, साउथ अफ्रीका। दूसरा फ्रांस की जो रिवॉल्यूशन हुआ था वो 1789 में हुआ था, ठीक है। तो उसके कॉन्सेप्ट आया था रिपब्लिक। एक तो रिपब्लिक, एक था लिबर्टी, इक्वलिटी जो प्रियम्बल में मिलता है, एक फर्टर्निटी। तो लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टर्निटी का जो कॉन्सेप्ट है वो फ्रांस से है, और रिपब्लिक का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से, फ्रांस से। तो रिपब्लिक का भी फ्रांस से, और इक्वलिटी, फर्टर्निटी और लिबर्टी, ये तीनों अगर कहीं साथ में मिलते हैं, कहीं इक्वलिटी में मिलता है, तो ये कहाँ से, फ्रांस से लिएगा। इक्वलिटी, लिबर्टी और फर्टर्निटी फ्रांस से लिएगा। रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट यूके से मत मानना, क्योंकि यूके में जो थे वो तो रिपब्लिक एक टाइप का ऐसा है जहाँ मतलब राजा जो है वही चलता है, उसका बेटा बनेगा वही। इंडिया का जो रिपब्लिक है वो कहाँ से लेगा, फ्रांस से, ठीक है। वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का हमने वापस पढ़ लिया, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और देखो हमारा मोटिव जो है वो प्रीलिम्स 2025 प्रीलिम्स जो है, इसमें लिए जीएस को वही स्पेसिफिक चीज़ पढ़ाना जो बड़ी रिलेवेंट है, और स्टेट पीसीएस भी जो आते हैं उनके लिए भी जो क्या इंपॉर्टेंट है वो भी आप देख सकते हो। जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है पॉलिटिक्स में वही हम आपको करवा रहे हैं। और देखिए टाइम निकाल के कर रहा हूँ तो आप उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और हम ऐसे आगे मैं भी मोटिवेट होऊंगा कि भाई चलो ऑनलाइन में भी हम करवा रहे तो बच्चे जुड़ रहे, नहीं तो फिर ऑफलाइन में तो कर ही रहे, ठीक है, मेंटरशिप करवा रहे। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं आपके लिए टाइम निकाल के इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ जो बहुत रिलेवेंट है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। तो आप करिएगा और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।